हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर नए लेक्चर के साथ, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा 12th में अभी चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है। और दूसरे लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आयोनाइजेशन एनर्जी। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वीडियो को मुझे बीच में ही रोकना पड़ा। आज हम उसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे। आज उसके आगे का पोर्शन कवर करने का मीनिंग है कि जो पॉइंट रह गए थे उन पॉइंटों का डिस्कशन होगा। तो उनमें से आज कौन कौन से पॉइंट रह गए उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नया पॉइंट कौन कौन से, उन पॉइंटों की बात करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझा चुका हूं और आयोनाइजेशन एनर्जी भी समझा चुका हूं। तो आज के जो हमारे पॉइंट है, आज के पॉइंट में हम क्या क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ती है घटती है, मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, मतलब जो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं, द्रव में पाए जाते हैं या फिर गैस में पाए जाते हैं, ठीक है। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन पावर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है। ये जो कैटिनेशन पावर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कैटिनेशन पावर की वजह से जो कार्बन फैमिली के कंपाउंड जो है उन लोगों ने बहुत तहलका मचा रखा है। आप सब जानते हैं कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण का मतलब है श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी, यानी चैन बनाने की प्रॉपर्टी। और कार्बन फैमिली में ये वाली प्रॉपर्टी सब लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से स्टडी करके आए, जिसकी वजह से आप सब जानते हैं कि कार्बन की एक अलग ब्रांच बनाई गई है। हम पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो सोचिए कार्बन के अंदर एक स्पेशल गुण पाया जाता है, कौन सा, कैटिनेशन पावर, जिसकी वजह से कार्बन की एक अलग ब्रांच है, अलग केमिस्ट्री है, उनकी एक अलग बुक लिखी जाती है। तो वो उसके अंदर कितनी ज्यादा जबरदस्त प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जिसकी वजह से उसकी जो उसके ऊपर जो है पूरी बुक की बुक लिख दी गई है, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन फैमिली में देखेंगे कि कैटिनेशन पावर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था, क्या कौन सी अवस्था पाई जाते हैं नाइट्रोजन फैमिली, एटॉमिसिटी। और उसके बाद जो है बैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब है कि इनकी बैलेंसी क्या होती है, इनकी संयोजकता क्या होती है। और संयोजकता है तो उसके बाद ये किस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये सारे बॉन्ड हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब है कि इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम संयोजकता जो है इनकी कितनी हो सकती है, हमें ये बात करनी है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट आपको क्लियर करूंगा वन बाय वन। जितना इस वीडियो में हो सकता है उतना हम इस वीडियो में करेंगे, और जो बच्चा लास्ट जो रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आयनन विभव की। और आयनन विभव में हमने ये समझाया था कि आयनन विभव क्या होता है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आयनन विभव कहते हैं। तो वो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की कहानी थी, मतलब अकेला परमाणु होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, उसके अंदर की हम बात कर रहे थे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप बहुत ध्यान से देखें। विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, जैसा कि मैंने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनन विभव जो है वो क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम यानी अकेले परमाणु की कहानी थी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी है। बॉन्डेड यानी दो एटम जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे उसके अंदर जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका फिनोमेना है, उनकी घटना है। इसका मतलब क्या, मैं आप सबको समझाता हूं। देखिए होता क्या है, जैसे अगर कोई भी बॉन्ड बनता है, जैसे ए है और बी, ए और बी ने आपस में शेयर पेयर करके यानी इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाया, सही है। जैसे ए और बी जो है आपस में इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाया। तो रूल के अकॉर्डिंग, चलिए पहले मैं ए और बी ना लेके मैं ए लेता हूं पहले। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो शेयर पेयर्ड की कहानी है। शेयर्ड पेयर्ड की कहानी का मतलब ये है कि जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के बाद बॉन्ड बनाए, तो शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनाएंगे उसका फिनोमेना है। उसका फिनोमेना क्या है मैं वो बताता हूं आपको। देखिए, जैसे कि ए है और एक ये दूसरा कोई ए एटम है, हमने मान लिया है कोई भी, तो ये आपस में बॉन्ड बनाए। और बॉन्ड कैसे बनाए? शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन ए एटम दे और दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन दे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे और दोनों शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाए। तो रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो शेयरिंग पेयर होगा, जो शेयर पेयर होगा, वो इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा होगा जिससे ये बॉन्ड बना है वो बिल्कुल बीच में रहेगा, मिडिल में रहेगा, दोनों के बिल्कुल बीच में। जैसे ये एक ए है, एक ये है, तो दोनों का बीच वाला पार्ट, जो बीच वाला पार्ट होगा उस वहां पाया जाता है। ये रूल है। ये रूल कहता है कि जब दोनों एटम सेम हो, यहां पर भी ए हो यहां पर भी ए हो, दोनों ये सेम होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो बिल्कुल बीच में पाया जाता है। ये रूल के अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एटम बदल दें, मान लीजिए एक ए हो और एक बी हो, अगर इलेक्ट्रॉन हम एटम बदल दे तो उस केस में क्या होगा, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, यहां पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो उस साइड शिफ्ट हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्डेड शेयर पे काम करने वाला इफेक्ट है। बॉन्डेड शेयर पे काम करने वाला इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वहां पर लगेगा जहां पे बॉन्ड की बात होगी। कहां पर लगेगा? वहां पर लगेगा जहां पे बॉन्ड की बात होगी। अब बॉन्ड की बात होगी तो वहां कैसे लगेगा ये देखते हैं हम। देखिए, होता क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता जो होगी वो क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। जहां पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस एटम की, जिस परमाणु की, जिस आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा होगी। वो इलेक्ट्रॉन यानी शेयर्ड पेयर्ड को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब मान लीजिए ए है और ये बी है। हम मान लेते हैं कि इसमें मान लीजिए ए की इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो है ना, जैसे ए और बी में अगर हम मान ले, अभी हमें पता नहीं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, हमें नहीं पता, तो उस केस में क्या होगा, इस शेयर्ड पेयर्ड को यानी ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ए भी अपनी तरफ खींचेगा और बी भी अपनी तरफ खींचेगा। ये बी इधर को खींचेगा और ए इधर को खींचेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, मतलब दोनों अपनी तरफ को खींच रहे हैं। और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है, एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, कौन से इलेक्ट्रॉन को? परमाणु द्वारा साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। समझ में आया? मैंने क्या कहा, अगर कोई दो एटम है और बॉन्ड बनाते हैं, उसमें उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, ये वाला एटम इधर और ये वाला एटम इधर, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा और ये वाला एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। और इस इलेक्ट्रॉन के खींचम खाच को ही हम क्या कहते हैं? खींचने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता। और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसको। पहले मैंने ये समझाया क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ती है या फिर कैसे घटती है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कैसे बढ़ेगी या कैसे घटेगी, हमें ये देखना। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसको, यानी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सब लोग आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन फैमिली में जो है विद्युत ऋणात्मकता कैसे बढ़ती है या फिर कैसे घटती है। जी, जैसे अगर नाइट्रोजन फैमिली की हम बात करें तो सबसे पहले कौन है? नाइट्रोजन, उसके बाद कौन है? फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मुथ। ये सारे एलिमेंट है। नापी ऐसे सब बीमार, मैं पहले ही बता चुका हूं, नापी ऐसे सब बीमार, ये वाले एलिमेंट है। अब अगर आप देखें तो अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेन स्टैंडर्ड मान लिया गया है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 सबसे ज्यादा। अच्छा, इसको देने वाले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म है यानी जो वर्ड है उसको देने वाले पॉलिंग थे, जो कि 1932 यानी 1932 में जिनने दिया था। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, जितनी 4 मानी जाती है।
तो ये नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, हमें ये देखना। अब आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जो बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी शेयर्ड पेयर्ड को, यानी जो शेयर्ड पेयर्ड होगा, यानी साझेदारी से जो बॉन्ड बना होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात चल रही है, यानी उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जो होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़ेगा, और बॉन्ड से जुड़ेगा, आपको पता है नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, फास्फोरस का साइज थोड़ा सा उससे बड़ा, आर्सेनिक का साइज उससे बड़ा, और बिस्मिथ का साइज हम देखें तो उससे बड़ा। ये मतलब एंटीमनी बिस्मिथ जो है ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो साइज जो है लगातार बढ़ रहा है, और साइज जब लगातार बढ़ेगा, अब ये नाइट्रोजन किसी न किसी एटम से जुड़ेगा। मान लीजिए हम मान लेते हैं ये कोई एटम है, दूसरा हाइड्रोजन मान लेते हैं, जैसे ये कि जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं ये भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये भी हाइड्रोजन से जुड़े, ये भी हाइड्रोजन से जुड़े, ये भी हाइड्रोजन से जुड़े, और ये भी हाइड्रोजन से, हमने सबको हाइड्रोजन से जोड़ दिया, और उस केस में हम देख रहे हैं कि इसके बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हमें ये चेक करना है। अगर आप देखें इसमें हमें क्या देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब आप खुद सोचिए, यहां वाले केस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहां फास्फोरस हाइड्रोजन से जुड़ा है, और ये जो है कौन जुड़ा हुआ है, एंटीमनी, और इधर हमने लास्ट में बिस्मथ लिख दिया है। तो हाइड्रोजन से जब जुड़ेगा नाइट्रोजन ये है, फास्फोरस का न्यूक्लियस यहां होगा, एंटी आर्सेनिक का या एंटीमनी का न्यूक्लियस यहां, और बिस्मथ का न्यूक्लियस जो है वो यहां होगा। जब न्यूक्लियस यहां, तो जो शेयर्ड पेयर जो होंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, जिन लोगों ने साझेदारी की है, तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन तो कुछ यहां होगा ना। हम मानते हैं कि बीच में होना चाहिए, लेकिन बीच में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में तो जब होता जब दोनों एटम सेम हो। बीच में कब होते हैं? जब दोनों एटम जिनके बीच में बॉन्ड बने और दोनों के दोनों एटम क्या हो, सेम हो। उस केस में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में पाया जाता है, बिल्कुल सेंटर पे पाया जाता है। लेकिन अगर एटम डिफरेंस होते हैं, यानी एटम डिफरेंट होते हैं, उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन उस तरफ टिल्ट कर जाता है, उस तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। थोड़ा सा शिफ्ट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। बहुत बुरी तरीके से शिफ्ट होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, मान लीजिए, उस केस में तो जो है शेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत होगा। तो यहां अगर हम देखें तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, फिर उस केस में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनेगा फिर वहां। तो यहां अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, लेकिन बीच में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन है, इस वाले बॉन्ड में यहां इलेक्ट्रॉन होगा, और इस वाले बॉन्ड में यहां इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाले बॉन्ड में यहां इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा, और साइज बढ़ने से होगा क्या, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो बीच की डिस्टेंस होगी, वो आप सब देख सकते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस जो है वो लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो उस केस में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पास में है। और यहां अगर हम बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ जो है इलेक्ट्रॉन से, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन से, यानी साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन से दूर है, उसका न्यूक्लियस दूर है, जिसकी वजह से इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे कम लग पाएगा। लेकिन नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होने की वजह से, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होने की वजह से ये न्यूक्लियस के क्लोज है, बहुत ज्यादा पास है, चिपका हुआ और चिपका हुआ होने की वजह से होगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, और जब ज्यादा खींचेगा तो आपको पता है इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने से, यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बॉन्ड में से, जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मान लो ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है, इस वाले बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ज्यादा खींच रहा है। और जब ज्यादा खींचेगा तो आपको पता है जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन पे माइनस चार्ज आता है। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्ट करे तो निगेटिव। तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, नेगेटिव आएगा, इसलिए तो हम इसको नेगेटिव कहेंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन खींचने की इसकी टेंडेंसी है, तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। जब हम इसी की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की या बिस्मिथ की। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए नाइट्रोजन क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और बिस्मिथ जो है, जो सबसे लास्ट में है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगे, क्या होंगे, वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वाले से कम होगी। तो इसीलिए हम इसका एक जनरल ऑर्डर लिख लेंगे, हम ये कहेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है।
ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऊपर साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, देखो साइज स्मॉल होने की वजह से जो बाहर वाला बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड से न्यूक्लियस की दूरी जो होगी वो कम होगी, और जब दूरी कम होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच पाएगा। लेकिन जब ऊपर ऊपर है तो दूरी कम है, लेकिन नीचे आएंगे तो दूरी देखिए लगातार बढ़ती आ रही है, और दूरी बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगी, और जब कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है इनकी चेंज होगी, और उन्हीं प्रॉपर्टी का हमें अध्ययन करना, और मैं उन्हीं प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करूंगा और एक एक पॉइंट एक एक क्लियर करूंगा सब आपको। तो हम अगला पॉइंट जो है इस पर डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से या घटने से क्या होता है, हमको देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता क्या है? साजे वाले जो बॉन्ड होते हैं, मतलब साजे से जो बॉन्ड बनते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी के साथ बॉन्ड बनाऊं तो मैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा और वो भी इलेक्ट्रॉन खींचे, तो हम दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नाइट्रोजन फैमिली में हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। आयनन विभव क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है। दो पॉइंट देख लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हमने बात की तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो सब सेम था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो कुछ करना नहीं है, बस सहज बढ़ते रहते हैं, हम सहज बढ़ते रहते हैं, उसकी हमने कहानी देख ली। तो तीन पॉइंट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई पे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको अगले अपने पॉइंट पे ले चलता हूं। तो देखते हैं कि एटॉमिक रेडियाई जो है, यानी परमाणु त्रिज्या जो है, वो किस प्रकार से नाइट्रोजन फैमिली में चेंज होता है, यानी परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से बढ़ती है या फिर घटती है, ये हम समझेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट जो है, इसका क्या यूज होगा हम आगे जाके देखेंगे। जब आगे हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इसके बारे में कंपाउंड पढ़ेंगे, इनके नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड यौगिकों का अध्ययन करेंगे, तो वहां पे ये वाले पॉइंट बहुत ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद एटॉमिक रेडियाई पढ़ने से पहले मैं आपको जो है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलॉइड्स जो होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, आप खुद सोचिए। नाम क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। कैरेक्टर की बात कर रहा है, और कैरेक्टर जो है ना बदलता है। आप जानते होंगे जो कैरेक्टर कहीं की अगर बात करें, किसी भी कैरेक्टर की, बोले यार तुम्हारा कैरेक्टर, तो कैरेक्टर जो है ना चेंज होता रहता है बीच बीच में। तो कह रहा है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये मेटेलिक कैरेक्टर ये कैसे होते हैं, हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। यानी धात्विक गुण, अधात्विक गुण या उपधातु जो होते हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। सॉरी। तो मैं आपको बताता हूं कि नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनका कैरेक्टर किस प्रकार का होता है, वो धातु होते हैं या धातु होते हैं या उपधातु होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सब लोग बचपन से ही पढ़ के आए होंगे, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th पढ़ के आए या 12th में आ गए, तो आप सब जानते होंगे कि धातु किसे कहते हैं। अगर हम जनरल सी परिभाषा करें, परिभाषा पूछे आपसे कि धातु की परिभाषा क्या होती है, तो आप सबका एक जनरल आंसर होगा, ज्यादातर बच्चे जितने भी होंगे, कि धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, या फिर अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और उपधातु वो होते हैं जो इनकी तरह भी गुण शो करें और इनकी तरह भी गुण शो करें, यानी दोनों के साथ प्रॉपर्टीज मिलाए। यानी कभी तो कहे कि मैं तेरी तरह हूं और कभी उससे कहे कि मैं तेरी तरह हूं, मतलब दोनों के साथ, जब मौका मिले तो इधर वाले के साथ चले जाए और जब मौका मिले तो इधर वाले के साथ, मतलब दोनों व्यवहार जब शुरू करेंगे तो उनको हम कहते हैं क्या? उपधातु। और लेकिन अगर बात करें अधातु और धातु की, तो अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखे उन्हें अधातु, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखे उन्हें धातु। तो यही हमें समझना है कि धातु और अधातु किसको कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, ये हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमारे पास मेन एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली में। तो हमें इनके बारे में बात करनी है कि ये क्या होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट है, ऊपर से नीचे आने पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्या होती है? ऊपर से नीचे आने पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है इसका मतलब ऊपर वाले एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नीचे वाले क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब, अच्छा मैं बताता हूं आपको, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, ये बहुत जरूरी है आपका समझना। बच्चे पढ़ते रहते हैं लगातार, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीनिंग क्या है इसका, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं ना, उनको नेगेटिव पसंद होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पॉजिटिव पसंद होता है। ध्यान देना आप बात पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव पसंद है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पॉजिटिव पसंद है, लेकिन दोनों को एक चीज कॉमन पसंद है, न्यूट्रल रहना।
आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव दे देंगे तो नेगेटिव थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर नेगेटिव रख सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रख सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। पसंद होना एक अलग चीज है और उसी फॉर्म में हमेशा रहना अलग चीज है। पसंद है उनको, लेकिन उस फॉर्म में वो रहना कभी नहीं चाहते, वो हमेशा न्यूट्रल रहना चाहते हैं। पूरी केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड है। हर एलिमेंट, हर मॉलिक्यूल, हर आयन अपने आप को न्यूट्रल रहने की कवायद में लगा रहता है कि मैं न्यूट्रल किस प्रकार से रहूं, न्यूट्रल अपने आप को कैसे करें। और न्यूट्रल करने के पीछे ये सब इतना जो वाला है ना, बॉन्ड बनाना, ये करना, वो करना, सब फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या चीजें होती रहती है। ये सब चीजें जो है वो न्यूट्रल करना और स्टेबिलिटी, दो चीजें हैं। एक मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और एक जो है स्टेबल के साथ साथ अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है। ये दो काम करने के लिए मॉलिक्यूल ने तबाही मचा रखी है। जितनी भी मॉलिक्यूल है इस दुनिया में, सबके सब ये रिएक्शन फिएक्शन इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें जो पढ़ना पड़ती है, वो सारी बुक्स इसीलिए पढ़ना पड़ रही है क्योंकि जिस तरीके से इंसान अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, उसी प्रकार से मुझे लगता है मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स भी या फिर जो कंपाउंड है, वो सब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। और उसी की वजह से इतनी सारी रिएक्शन होती है। रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने का मतलब क्या, यानी उस फॉर्म में उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं ऐसा कब तक खड़ा रह सकता हूं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे? अरे थोड़ी देर बाद तो मुझे परेशानी होगी ना। तो जब परेशानी होगी तो मैं इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे इस फॉर्म में प्रॉब्लम है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक फॉर्म में रहना पसंद नहीं करते या फिर एक फॉर्म में नहीं रह सकते लॉन्ग टाइम तक, तो इसलिए वो अपने फॉर्म को कन्वर्ट करते रहते हैं। उनको उससे अच्छा कुछ मिल जाता है, बोले अच्छा वहां जाके देखते हैं, बोले वहां अगर अच्छा मिल गया तो कहेंगे अच्छा ये उस पिछले वाले से ज्यादा अच्छा है। मतलब मान लो मैं खड़ा हूं, मुझे बैठने पे जो ज्यादा आनंद आएगा, और बैठने पे आनंद आया, मैं कहूँ लेट के देखते हैं, बोले ओहो लेटने पे तो और ज्यादा आनंद आ रहा, तो हम सो जाते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म है ना। इसी तरीके से मॉलिक्यूल की भी अलग अलग फॉर्म होती है, और मॉलिक्यूल इसीलिए रिएक्ट करते हैं कि वो एक अपनी नेक्स्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं जिस फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल रह पाए। तो हम जैसा कि देख रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव की कहानी समझ चुके हैं। तो मैंने ये कहा कि ऊपर वाले एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नीचे वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो आप सब जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अधातु। तो जनरली जो ऊपर वाले जो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट, ये दोनों के दोनों क्या है, अधातु। और ये नीचे, अगर हम नीचे की बात कर ले तो नीचे वाले जो है ऊपर से नीचे आने पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, घट रही है। तो क्या बढ़ेगी? अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता घट रही है तो इनकी बढ़ेगी क्या, इनकी बढ़ेगी क्या, विद्युत ऋणात्मकता। अगर घट रही है तो विद्युत धनात्मकता यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे ना ये विद्युत धनात्मक होंगे ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है यानी विद्युत ऋणात्मक है तो ये विद्युत धनात्मक होंगे, और विद्युत धनात्मक होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट। कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, कैरेक्टर बदलता है। तो ऊपर से नीचे आने पे अधात्मिक गुण यानी अधात्मिक यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, वो डिक्रीज करते हैं। और कौन से कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब ये अगर नॉन मेटल है, ये अगर नॉन मेटल है तो ये कौन से होंगे, ये मेटल। नीचे वाले मेटल है तो ऊपर वाले नॉन मेटल है, और ये बीच वाला बेचारा ना तो इधर का है ना उधर का है। कभी कहता है हम तेरी तरह है और कभी कहता है कि हम तेरी तरह है। दोनों की तरह व्यवहार शो करता है, और जब दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा तो उस केस में क्या कहेंगे, इसको कहते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल। मेटलॉइड्स या सेमी मेटल। सेमी मेटल का मतलब है उपधातु, यानी ये दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। कभी इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, दुनिया वालों को कहेगा कि हम दानी भी हैं, और कभी लेने की बात आएगा हम ले भी लेते हैं। हम दोनों काम करेंगे, हम देने का और लेने का दोनों। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स का मतलब है उपधातु, यानी उपधातु की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर। अगला टॉपिक जो है हमारा वो कौन सा है, एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का मीनिंग क्या है, इससे पहले मैं इंक डाल लूं इसमें। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की बात करनी है। अच्छा मैं वीडियो देख लेता हूँ कितनी लेंथी हो गई, अगर ज्यादा लेंथी हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो जो है आधे घंटे से ऑलरेडी ज्यादा की हो चुकी है, तो मैं इसी टॉपिक को आप कंप्लीट करके नेक्स्ट हम जो पॉइंट रहेगा उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज जो है मैं एटॉमिक रेडियाई आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एटॉमिक रेडियाई के बाद जो भी पॉइंट रहेगा उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या है? अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करें, देखिए किसी भी एटम की अगर परमाणु त्रिज्या की अगर हम बात करें निकालने की, तो आप कभी जिंदगी में निकाल नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि लो भाई एक एटम ले लो, इस एटम की परमाणु त्रिज्या निकाल के दिखा दो, तो ये हम निकाल नहीं सकते।
क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एटम का साइज इतना स्मॉल है कि स्मॉल साइज के एटम में आप त्रिज्या कैसे निकालोगे भाई? अगर परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो परमाणु वो ऐसा जो हमें दिखता ही नहीं है, मतलब कहीं पे ऐसे चलते फिरते कहां, उस एटम की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या किसको कहते हैं? जैसे अगर ये कोई सर्कल है तो इसके न्यूक्लियस से यानी सेंटर से यहां तक की जो दूरी होती है परिधि तक की, इस दूरी को ही तो हम कहते हैं आर, रेडियस। अब जो परमाणु इतना छोटू सा यानी बिल्कुल पॉइंट के बराबर, और मैं आपसे कहूं कि इसकी रेडियस निकाल के दिखा, तो इन बात नाइंसाफी वाली बात नहीं होगी कि इस पॉइंट का हम रेडियस कैसे निकालेंगे? मतलब ये पॉइंट तो फिर भी दिख रहा होगा, ये पॉइंट तो बोर्ड पे फिर भी दिख रहा है, एटम तो दिखता ही नहीं आपस में। तो एटम का हम जो है परमाणु की त्रिज्या हम जनरली निकाल नहीं पाते, तो फिर क्या करते हैं? आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए, तो हम करते क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो मॉलिक्यूल के बेस पे हम कोवेलेंट बॉन्ड की यानी बॉन्ड की हेल्प से जो है हम रेडियस की बात करते हैं। जब दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो दो परमाणु जब जुड़ते हैं ना, तो उनके हम बॉन्ड की लेंथ निकाल के उनको हाफ कर दे तो उससे रेडियस निकलता है। और रेडियस निकालने के कई पैटर्न है, कई तरीके हैं, उन सब तरीकों को हम कभी डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो है मैं बताता हूं कि परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की अगर उससे देखें, हेल्प से देखें, तो नाइट्रोजन वाले केस में ऊपर से नीचे आने पे, अगर हम देखें ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से बढ़ेगी या घटेगी, वो हमें देखना है। तो नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या है, देखिए नाइट्रोजन फैमिली से पहले कौन है? अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली से पहले कौन है? कार्बन वाली फैमिली। और कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन फैमिली में एलिमेंट है कौन है? कसाई, जी, सन, पेप। और नाइट्रोजन फैमिली में कौन है? नापी, ऐसे सब बीमार। अगर आप बात करेंगे ना, वैसे क्या होता है, बाएं से आवर्त सारणी में, अगर पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो बाएं से दाएं जाने पे, बाएं से दाएं जाने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है? क्या होती है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। लेकिन अगर हम देखें यहां पर कार्बन में और नाइट्रोजन में, तो कार्बन और नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो कार्बन की त्रिज्या जो है बड़ी है, सिलिकॉन की फास्फोरस से बड़ी है, आर्सेनिक से जर्मेनियम की बड़ी है। मतलब ये सब जो है ना, इनकी त्रिज्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी बाएं से दाएं जब जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस का बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिक की आवेश, और प्रभावी नाभिक की आवेश क्या होता है, इन न्यूक्लियस के ऊपर जो इफेक्टिव आवेश है यानी चार्ज है वो बढ़ जाता है। जब बढ़ेगा तो सोचिए, पहले इलेक्ट्रॉन यहां है और मैं क्या कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, और हम लगातार ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचना है। मैं इस न्यूक्लियस की पावर बढ़ा रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहा हूं। चार्ज बढ़ाने का मतलब इसकी पावर बढ़ा रहा है। पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, सही है, जैसे पहले यहां इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है, तो जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ाएंगे तो ये नाभिक जो इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर वाला, देखिए कहां आ गया, आपको दिखा? मैं फिर से दिखाता हूं। जैसे जैसे न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, इधर ये पास आ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा या न्यूक्लियर की पावर बढ़ेगी, तो वैसे वैसे ये जो बाहरी कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोज आएंगे। जैसे जैसे ये बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ही क्लोज आएगा। तो होता क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से यानी प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, एटम का घटेगा बाएं से दाएं जाने पर। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की बात करते हैं, जब नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे की बात करते हैं, तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस वाले केस में तो परमाणु त्रिज्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, मतलब ज्यादा कोई अंतर नहीं है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्यों है, इसका रीजन आप देखिए। ऊपर से नीचे आने पर होता क्या है, परमाणु क्रमांक बहुत तेजी से बढ़ता है। इसका 7 है तो इसका 15, इसका आप लोगों ने 33 देखा था, इसका जो है 18, इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 51 और इसका 83। परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ने से एनर्जी सेल्स जो है ना, एनर्जी सेल्स कक्षाएं जो है लगातार बढ़ती है। ये बात सच है कि न्यूक्लियर का चार्ज भी बढ़ेगा, यानी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा दूर जा रहा है। मतलब अगर मेरा हाथ ये है तो इसकी पावर तो मैं बढ़ा रहा हूं, इसकी पावर बढ़ा रहा हूं, लेकिन पावर बढ़ाने के साथ साथ हम कक्षाओं की संख्या भी तो बढ़ा रहा है। अगर ये छोटा था, मान लीजिए ये छोटा है, और छोटे को मैं मैंने एक नाइट्रोजन वाले केस में इतना बड़ा न्यूक्लियस है, कक्षा यहां है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले केस में एनर्जी बढ़ी, कक्षा यहां पहुंच गई। तीसरे में ये
ये मतलब इसकी पावर बढ़ रही है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पावर बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है, परमाणु का साइज भी तो बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने की वजह से जितनी तेजी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उतनी तेजी से वो एनर्जी सेंस भी बढ़ गई, एनर्जी सेंस बढ़ गई, तो हुआ क्या, दूरी ज्यादा हो गया, दूरी ज्यादा होने की वजह से उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लग पाया जितना लगना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस रेशियो में नहीं बढ़ पाया जिस रेशियो में कक्षाओं की संख्या बढ़ी। क्यों होता क्या है ना, जब नाभिक की हम बात करते हैं तो नाभिक के साथ साथ बीच में एनर्जी लेवल और भी होते हैं, और जब बीच में एनर्जी लेवल होते हैं तो होता क्या है, बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अवरोधक का काम करते हैं, रुकावट, जिसको हम शेडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा कभी पॉइंट, ये सब पॉइंट जो है ये सब कॉन्सेप्ट है, तो हम ये सब कॉन्सेप्ट वाली बातें करेंगे। अभी जो है मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो होता क्या है, जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ाओगे तो एक एनर्जी लेवल, 2, 3, 4, इन सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और बाहर भी इलेक्ट्रॉन है, तो जितनी पावर से इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस को खींचना चाहिए वो खींच नहीं पाता। क्यों नहीं खींच पाएगा, क्योंकि है क्या, बीच में इलेक्ट्रॉन भी तो है, और इलेक्ट्रॉन ने एक तो इस न्यूक्लियस को घेर लिया, इलेक्ट्रॉन ने, यहां वाले इलेक्ट्रॉनों ने, जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस को एक तो ढक लिया है, कौन से वाले से, बाहर वाले से। अरे जैसे मैं ये कह रहा हूं, मान लो मैं यहां हूं, मैं नाभिक हूं, मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस मुझे खींचे, तो मुझे तो जब खींचेगा ना जब बीच में कोई ना हो, अब बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन, मैं भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे, जैसे धक्का देगा वो मुझे, तो मुझे बाहर को धक्का दे रहा है, और ऊपर से उस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ढक भी लिया, ऐसे करके ढक भी लिया, पूरा कवर करा हुआ भी है, और कवर करने के बाद जो है, मतलब एक तो ढक लिया, ये चालाकी देखो, एक तो न्यूक्लियस को ढक लिया है, चारों तरफ से ढक लिया, और ऊपर से उसके बाद उसको धक्का भी दे रहा है, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता है। इसी की वजह से जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज लगातार बढ़ता रहता है, नाभिक की पावर बढ़ने के बाद भी साइज लगातार बढ़ेगा, तो इसलिए क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। तो आज की जो वीडियो है, वीडियो काफी लेंथी हो गई है, तो इसलिए जो है आज यहीं तक हम टॉपिक को रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो पॉइंट रहेगा उनको क्लियर करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पर इसी तरीके से मैं पूरी वीडियो जितनी भी होगी ना, इस बार जो है 12th का कंप्लीट कोर्स हम कराएंगे, अदर सब्जेक्ट भी चल रहा, बायोलॉजी भी होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब जो है 1 by 1 सब क्लासेस आपको मिलेंगी। और जो है अगर आप लोग करना चाहते हैं बोर्ड में अच्छा, तो सब्सक्राइब कीजिए यूपी परीक्षा, हम लोग जो है बहुत अच्छे से पूरा काम चल रहा है इस पे, भी हम अपना, अभी हम आपको पीडीएफ भी देंगे, पीडीएफ की तैयारी चल रही है, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। जो ये थ्योरेटिकल जो डाटा है, आप लोग अगर नोट्स बनाते हो तो बनाना अभी, लेकिन तो हम लोग जो है पीडीएफ आपको पीडीएफ की फॉर्म में देंगे, जो भी कंटेंट होगा, थ्योरी जो है हम लोग आपको लिख के बकायदा पीडीएफ फॉर्म में लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। इसी में जो पॉइंट रहेगा उन पॉइंट को कराऊंगा, उसके बाद जो है हम कंपाउंडों की स्टडी करेंगे। अभी जो है मैं जनरल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, जनरल प्रॉपर्टी जब एक बार हो जाएगी तो उसके बाद जो हम कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंडों के गुण पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फिर नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। इसी तरीके से बने रहिए और घर पे रहें, सेफ रहें, कहीं बाहर न जाए, इस टाइम बहुत ज्यादा माहौल खराब चल रहा है, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।